गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां क्या एक्सप्लेन करती हैं। तो देन द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, जो मूल्य मांग की मूल्य सापेक्षता है उसकी 5 डिग्रियां होती हैं, यानी 5 श्रेणियां होती हैं उसकी। सबसे पहले आती है पूर्णतया लोचदार मांग, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखिए, मांग पूर्णतया लोचदार उस टाइम पर होती है जब किसी वस्तु की कीमत में अगर थोड़ा सा चेंज होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, या थोड़ा सा प्राइस बढ़ने पर उसकी जो डिमांड है वो जीरो हो सकती है। इसमें हम डायग्राम में देखते हैं, इसमें जो डी डी है वो पूर्णतया लोचदार डिमांड करो है। ये ओ एक्स के समानांतर है। इससे पता चलता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो मांग में अनंत परिवर्तन हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में या सिचुएशन के अंदर जो कीमत लोच होती है वो अनंत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पार्लेजी के बिस्किट के पैकेट की बात करें तो उसका सब जगह पे प्राइस सेम होता है। अगर हम उसको किसी भी कोने में खरीद लें, इंडिया के किसी भी कोने में खरीद ले, तो वहां पर उसका प्राइस सेम रहता है, वही 4-5 रुपए का मिलता है सब जगह। अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ था, उसके इतने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं कि उसकी डिमांड बिल्कुल जीरो भी हो सकती है। तो दोबारा से देखो कि मांग पूर्णतया लोचदार उस समय होगी जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर या चेंज होने पर मांग में अनंत परिवर्तन आएगा, या कीमत के थोड़ा सा बढ़ने पर डिमांड जीरो भी हो सकती है। इस कंडीशन के अंदर जो डिमांड करो होता है वो ओ एक्स के समानांतर होता है, जिससे पता चलता है कि कीमत में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिमांड में अनंत परिवर्तन हो जाएगा। तो इस कंडीशंस के अंदर जो कीमत लोच होती है वो अनंत होती है। देन सेकंड आता है पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखिए, मांग की जो मांग है वो पूर्णतया बेलोचदार उस समय में होगी जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे नमक, अगर नमक का प्राइस बढ़ता है तो उसकी मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो एक नेसेसरी गुड्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस 20% कम होने पर मांग की मात्रा स्थिर रहती है, तो ऐसी अवस्था में जो कीमत लोच होती है वो जीरो होती है। इसमें डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि जो डी डी है वो डिमांड करो है, ये ओ वाई के समानांतर है। डी डी पूर्णतया बेलोचदार डिमांड करो है, तो ये ओ वाई के समानांतर है, जिससे पता चलता है कि प्राइस ओपी से बढ़कर ओपी वन और कम होकर ओपी टू होने पर मांग की जो मात्रा ओडी है वो स्थिर रहती है। कीमत के बढ़ने घटने का मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की मांग ही बेलोचदार होती है, या उपभोक्ता की होती है। जहां पर उपभोक्ता को किसी विशेष वस्तु का कंजम्पशंस करने की आदत है, तो वहां पर भी मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है। उस वस्तु के प्राइस कितने भी बढ़ते रहें तो कंज्यूम करने वाला कंज्यूम करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शराबी व्यक्ति शराब के प्राइस की तरफ नहीं दिखता है, वो अपनी हैबिट को सेटिस्फाई करता है, प्राइस की तरफ नहीं देखता। तो प्राइस कम हो या ज्यादा हो, तो जो वस्तु की जो डिमांड होगी वो ओडी ही रहेगी। प्राइस ज्यादा होकर पी वन ओपी वन हो जाए, कम होकर ओपी टू हो जाए, तो ओडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस अवस्था में जो ईपी यानी इलास्टिसिटी को प्राइस होता है वो जीरो के इक्वल होती है। ठीक है।
फिर थर्ड पे आता है कि इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। इकाई मूल्य सापेक्ष मांग उस टाइम पर होती है जब वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ मांग में भी उतना ही परिवर्तन होगा। माना वस्तु की कीमत 20% कम हुई और मांग में 20% की इंक्रीजिंग हुई, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होगा वो 1 के बराबर होगा। इसमें हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जो डीडी है वो इकाई मूल्य सापेक्ष मांग कर वक्र है। इससे हमको पता चलता है कि जब प्राइस ओपी प्रति इकाई से घटकर, जब प्राइस पहले प्राइस ओपी है जो प्रति इकाई से घटकर ओपी 1 हो रहा है, तो मांग की मात्रा ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है। तो इस प्रकार ओ क्यू इज इक्वल टू PP1 है। तो इसीलिए जो कीमत की लोच होगी वो 1 के बराबर होगी। दोबारा इसको देखते हैं कि इकाई मूल्य सापेक्ष मांग किस समय पर होती है? जब वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ मांग में भी उसी प्रतिशत दर से परिवर्तन होगा। माना वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई तो मांग में 20% की वृद्धि होगी। तो इसी वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो इकाई मूल्य सापेक्ष मांग को हम डायग्राम के थ्रू एनालिसिस करते हैं कि डीडी डिमांड कर्व है। तो इस डिमांड कर्व से हमको पता चलता है कि जब ओपी प्राइस प्रति इकाई से घटकर पर यूनिट से घटकर जब OP1 पर यूनिट हो रहा है तो जो डिमांड की मात्रा है यानी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो रही है इसके अंदर। तो इसी तरह से जो ओ क्यू किसके बराबर होगा? PP1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ईपी है यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो Q1 इज बाय PP1 इज इक्वल टू 1 होगी। देन फोर्थ आता है इकाई से अधिक मूल्य सापेक्ष मांग। इकाई से अधिक मूल्य सापेक्ष मांग उस समय पर होती है, मांग इकाई से अधिक उस समय पर होगी जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ मांग में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। कि प्राइस में जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ डिमांड में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो उस समय पर जो मांग होती है वो इकाई से अधिक मूल्य सापेक्ष मांग होती है। इसमें हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जो डीडी कर्व है वो इकाई से अधिक मूल्य सापेक्ष डिमांड कर्व है, जिससे पता चलता है कि जब प्राइस ओपी से घटकर OP1 हो जाता है तो मांग की मात्रा ओ क्यू से घटकर ओ ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है। तो मांग में मतलब कि देखो प्राइस में हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि इनका जो गैप है ना, ये इस गैप से भी हम ये देख सकते हैं। देखो P और P1 के बीच में कितना गैप है और Q और Q1 के बीच में देखो गैप भी, तो डायग्राम भी शो कर रहा है ना कि गैप ज्यादा है। तो ये यही शो कर रहा है कि प्राइस में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा मांग में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो प्राइस ओपी से कम होकर जब OP1 होता है तो वस्तु की मांग में ओ क्यू से अधिक तो जो वस्तु की मांग है वो ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है। तो प्राइस से अधिक परिवर्तन इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो 1 से अधिक होगी। फिर आता है इकाई से कम मूल्य सापेक्ष मांग।
जिसमें कि मांग इकाई से कम मूल्य सापेक्ष उस समय पर होगी जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। माना प्राइस 20% कम होने पर डिमांड 10% बढ़ रही है, यानी 10% की उसमें इंक्रीजिंग हो रही है। तो ईपी क्या होगा? ईपी 10/20 यानी 1/2। तो ईपी फिर इसके हम डायग्राम में देखते हैं कि जो डीडी है, जो डीडी कर्व है वो इकाई से कम लोचदार मांग वक्र है। इससे पता चलता है कि कीमत में होने वाला परिवर्तन PP1 मांग में होने वाले परिवर्तन OQ1 से ज्यादा है। तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 से कम होगी। ठीक है। इकाई से कम मूल्य सापेक्ष मांग कम होगी कब, मतलब कि मांग ये कंडीशंस कब होती है? जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये कंडीशंस इस टाइम पे होती है। तो कल हम मांग की आय लोच के बारे में यानी इनकम इलास्टिसिटी की डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इनकम की डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जितनी भी डिग्रियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कल हम उन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये वाला चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।